नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और प्रतिष्ठित लेखक जयसिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नवीन राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया है। ये पुस्तक उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और क्रमिक विकास की संपूर्ण और परिमाणिक दस्तावेजिक यात्रा को प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्यमंत्री ने उपस्थित महानुभावों, लेखकों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए लेखक जयसिंह रावत को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी ने राज्य के गठन के बाद ही 25 वर्षों की राजनीतिक यात्रा को जिस सुसंगतता के साथ और प्रामाणिकता के साथ संकल्पित किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। उपनल कर्मियों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सरकार उपनल कर्मियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है। उपनल कर्मियों की समस्याओं का समाधान जल्द निकाला जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। परिहार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष किस भाषा का उपयोग करता है, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा संवाद और समाधान की नीति पर चलती है। उपनल कर्मियों से जुड़ी सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष किस भाषा का उपयोग करता है वो आप सब लोगों ने देखा है। आपस में ही उनकी भाषा का किस प्रकार से उपयोग होता है ये भी आप सब लोगों ने देखा है। हमारा इसमें केवल इतना कहना है कि हमारी उपनर कर्मियों के साथ सहानुभूति है और हम लोग निश्चित रूप से इसका कोई एक समाधान बहुत जल्दी निकल जाए। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि 26 हमारे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 26 नवंबर को वंदे मातरम गायन का संपूर्ण कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्र राष्ट्रगीत गाएंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय गीत को जब 150 साल पूरे हो चुके हैं, उसमें इस तरीके के जो कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अद्भुत पहल करी जा रही है, जिसमें संविधान दिवस पर 20 लाख से ज़्यादा छात्र-छात्राएँ मौजूद रहेंगे। एक साथ सामूहिक गान होगा वंदे मातरम का, जिसमें पद्म भूषण से सम्मानित हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे और भी गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सबसे मुख्य बात यह है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी शिरकत करेंगे। ये अपने आप में जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष का गौरव पल क्षण रहेगा, जिसमें एक साथ सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान एक साथ मिलकर गाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड नर्सिंग सेवा संघ ने स्वास्थ्य विभाग में लंबित पदोन्नति, वरिष्ठता सूची और वित्तमन पूरी तरह से स्थानांतरण नीति को लेकर अब तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए पीसी कर कहा कि 2020 से वरिष्ठता सूची प्रकाशित न होने के कारण 891 नर्सिंग अधिकारी पदोन्नति के पात्र होने के बावजूद फाइल अटकी पड़ी है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। संघ ने विभाग की सुस्ती को लेकर चेतावनी दी कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तय है। वहीं नर्सिंग संघ के प्रदेश संरक्षक व प्रवक्ता विजय चौहान ने सरकार को संदेश देते हुए कहा कि नर्सिंग भर्ती का जो विज्ञापन पिछले सप्ताह जारी किया गया है, उसको जल्द से जल्द ध्यान में लिया जाए। मैं आज जो मेरे प्रेस के मीडिया बंधु उनको सभी को मैं आज संबोधित करना चाहता हूं कि जो ये सरकार ने परीक्षा का विज्ञापन पिछले हफ्ते जो हमारी नर्सिंग भर्ती का जारी किया गया है, हमारा सरकार से कहना ये है कि 24 नवंबर तक हमारे सभी साथी एकजुट हैं और 24 नवंबर तक अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो 25 नवंबर से हमारे सारे पूरे प्रदेश से हमारे सारे बेरोजगार जितने भी नर्सिंग साथी हैं 25 नवंबर से सभी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और फिर आगे ये सरकार की जवाबदेही होगी। अगर इसमें कुछ भी आगे होता है तो सारी सरकार की जवाबदेही होगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि आप हमें इतना मजबूर ना करें और कृपया
24 नवंबर से पहले पहले आप इस परीक्षा के माध्यम से जो आपने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है इसको वापस लें। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, पदोन्नति के पात्र होने के बावजूद भी ये फाइल अटकी हुई है और इसको लेकर आज चेतावनी से भरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है, जहां पर सीधे सरकार को निशाने पर लिया जाता है। आखिरकार ये फाइलें क्यों अटकी हुई हैं? देखिए निश्चित नर्सिंग सेवा संघ उत्तराखंड एक ही नारा वर्षवार चयन को लेकर जो है कहीं ना कहीं लगा रहा है और इसको लेकर के उनका कहना है कि वर्षवार जो चयन है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लंबित पदोन्नति, वरिष्ठ सूची और वेतनमान और स्थानांतरण नीति को लेकर जो है लगातार देखा जा रहा है कि वह उनको समान जो उस कार्य देना चाहिए उस पर नहीं दे रहा। तीखी नाराजगी उन्होंने इसको लेकर के व्यक्त किया और सीधा प्रेस वार्ता करूं कहा कि 2020 से वरिष्ठ सूची प्रकाशित न होने के कारण जो है 891 नर्सिंग अधिकारी पदोन्नति के पात्र होने के बावजूद भी फाइलें जो है अटकी पड़ी हैं और उसको लेकर कर्मचारी का भविष्य जो है प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है, इस तरह की बात कही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर वह इस पूरे मामले को लेकर के और सीधे तौर पर उन्होंने संदेश देते हुए ये भी कहा कि नर्सिंग भर्ती का जो विज्ञापन पिछले सप्ताह निकाला गया था, अगर वो प्रदेश के बेरोजगार और नर्सिंग साथी को लेकर सड़कों पर उतरने में विवश होंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यानी कि अगर पूरी तरह देखा जाए तो अब नाराजगी इतनी हो गई है कि अब वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। उसको लेकर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेतावनी देने का भी काम किया है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से पदोन्नति में पात्र होने के बावजूद भी फाइलें अटकी हुई हैं और उस पर कब तक संज्ञान लिया जाएगा और आखिरकार जो भर्ती प्रक्रिया के जरिए चयनित करना है उस पर भी प्रकाश डालने की बेहद ज़रूरत है। इसी के साथ अगली खबर में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर उनकी कथित पत्नी उर्मिला बता दें कि दोबारा से उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर नया वीडियो भी जारी किया गया है। उर्मिला का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से उनका शोषण हो रहा है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की लगातार साजिश रची जा रही है। वायरल वीडियो में उर्मिला ने चेतावनी दी है कि 4 दिन में कार्रवाई न होने पर वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर आत्महत्या कर लेंगी। बढ़ते विवाद के बाद बीजेपी पहले ही सुरेश राठौर को पार्टी से बाहर कर चुकी है। हाल ही में राठौर ने बयान दिया है कि उनकी एक ही पत्नी रविंद्र कौर है और किसी अन्य महिला से उनका कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं है। देखिए, सुरेश राठौर जी को पहले ही हमारी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई भी लेना देना नहीं और उन पर क्या मुकदमे हो रहे, क्या नहीं मुकदमे हो रहे, कानूनी रूप से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या नहीं लिया जाना चाहिए, वो कानून देखेगा। कानून अपना कार्य अपने हिसाब से करेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की कोई भी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं। और अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में भालू और गुलदार के बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक HOFF से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और वन और प्रशासनिक अधिकारियों को भी तत्काल सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हिंसक घटना या फिर उसकी संभावित संकेत की जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि जनहानि को रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, वन पंचायत सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद रखते हुए जन जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। ऐसे में पौड़ी और चमोली में जंगली जानवर और लोगों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में 490 गांव ऐसे हैं जहां आज भी डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। वन विभाग दावे तो जरूर करता है, गश्त भी बढ़ा दी गई है, लेकिन ड्रोन कैमरों से जो निगरानी रखी जा रही है इसका कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जंगली जानवरों का आतंक अब बढ़ ही रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पहाड़ी जिलों में आतंक जो है जंगली जानवरों का देखा जा रहा है और ये 2 जिले हैं पौड़ी गढ़वाल और साथ ही चमोली, जहां पर ये देखा जा रहा है कि चाहे गुलदार का आतंक हो या फिर भालू का, वो लगातार शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। लगभग 490 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में जो इस डर में हैं और वो अब खेतों में अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जाने के लिए भी डर रहे हैं।
क्योंकि जब भी खेत में कोई किसान जा रहा है तो अक्सर ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि चाहे भालू का हमला हो या फिर गुलदार का हमला हो, वो इन पर होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कई लोगों को अभी तक गुलदार और भालू घायल भी कर चुके हैं, जिसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। हालांकि वन विभाग भी लाख दावे कर रहा है। वन विभाग ये कह रहा है कि गश्तें हम लोगों ने बढ़ा दी है, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, पिंजरे लगा दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये भी देखा जा रहा है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जंगली जानवरों का आतंक पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में वन विभाग को भी चाहिए कि और मुस्तैदी के साथ काम किया जाए ताकि इन लोगों की जान बची रह सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अजीब तरह की राजनीति हो रही है। कांग्रेस की अंदरूनी बातों पर बीजेपी के नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने विवादित बयान दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। विनोद चमोली ने कहा कि उनका पसंदीदा क्षेत्र वही है जहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुल्ला हरीश रावत भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद कॉलोनी में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, तो हरीश रावत भाजपा में आए, मैं उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूँ, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है और सबसे मुफीद जगह है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। तो बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से आग्रह किया है कि धर्मपुर क्षेत्र में जिस बूथ पर उनका नाम दर्ज है उन्हें वहां का अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि वो पार्टी के लिए अपने योगदान को सुनिश्चित कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैतृक गांव मोहनरी से अपने भाई जगदीश रावत को भी बूथ अध्यक्ष बनाने का आग्रह किया है। इसके बाद भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ, जहाँ पर वो थोड़ा काम करेंगे तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसको लेकर कहा कि इस बात को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये बात कही। हरीश रावत ने ये बात इसीलिए कही ताकि कार्यकर्ता देखे कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं और इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। कोई भी बड़ा नेता बूथ अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, इस बात को इस रूप में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बात कही कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता चार्ज हो सके कि बड़े नेता भी बूथ अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। मतलब बात कांग्रेस के अपने नेताओं की है और इस पर तल्ख बयानबाजी बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए वाहन फिटनेस फीस में 1 साल वृद्धि नहीं करने का फैसला ले लिया है। यह निर्णय जनता के वित्तीय बोझ को कम करने और परिवहन क्षेत्र में अब पूरी तरह से स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशवासियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जितनी भी गाड़ी चलाने वाले हैं वो सभी इसके माध्यम से बहुत ज्यादा खुश हैं और मध्य वर्ग के लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितने वाहन हैं 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं और उन लोगों के आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का कोई अच्छा निर्णय देंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ
और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक ATS सेंटर पूरे लागू न हो तब तक RTO कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आपका आभारी रहूँगा। अल्मोड़ा में बिना लाइसेंस के CSC सेंटर चलाने और फर्जी दस्तावेज बनाने और अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायतों पर SDM संजय कुमार ने क्षेत्र में कई CSC केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान जांच में कई अनियमितताएं मिली हैं, जिन पर संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि SDM के निर्देश दिए गए हैं कि हर केंद्र में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाई जाए, दस्तावेजों को फिर मूल प्रति के हिसाब से अपलोड किया जाए। उन्होंने भविष्य में गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। सरकार की मंशा भी है कि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना बने और किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट यदि बनता है तो उसमें कोई कानूनी और विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। तो उसी क्रम में आज हमने CSC सेंटरों पे औचक छापेमारी करी है और हमने ये देखा है कि एक तो जो भी CSC संचालक हैं वो अपनी ID को वहाँ पे फ्लैश करें, दूसरा बाहर से अपना रेट लिस्ट चस्पा करें और जो भी निर्धारित दरें हैं उससे अधिक कोई शुल्क न लें और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही अपलोड करने की कार्रवाई करें। क्योंकि प्राय संज्ञान में आ रहे हैं कि कुछ प्रकरण जो है आपने सुने भी होंगे मीडिया के माध्यम से कि कुछ जगहों पे क्या हुआ कि लोगों ने फर्जी खतौनी या फर्जी आधार कार्ड लगा के लोग क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कार्रवाई करते हैं। तो उसमें स्पष्ट नियम है कि जो CSC संचालक है तो मूल दस्तावेज से ही अपलोड करने की कार्रवाई करेगा और अपना रेट लिस्ट भी जो है वहाँ पे चस्पा करेंगे और शुल्क से अधिक दर पे कोई भी जो है नहीं लेगा। उक्त संबंध में हमने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और जिनके कमियाँ पाई गई इनको नोटिस भी निर्गत करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं कि भविष्य में जो भी प्रमाण पत्र बने वो बिल्कुल नियम वाले ही प्रमाण पत्र। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ वसीम अहमद हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। वसीम, जानना चाहूंगी कि बिना लाइसेंस के CSC सेंटर चल रहे हैं और आखिरकार वहां पर काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं। इस बीच SDM के द्वारा यहां पर छापेमारी की गई, क्या कुछ पाया गया? हल्द्वानी प्रकरण के बाद जो स्थायी प्रमाण पत्रों का एक हल्द्वानी में एक प्रकरण आया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि इनकी जांच की जाए, जो भी जिसमें गड़बड़ियां पाई जाती उनको निरस्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी के तहत आज अल्मोड़ा में भी SDM द्वारा CSC सेंटर में जाकर चेकिंग की गई। कुछ CSC सेंटर बिना अनुमति के चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने SDM ने भी सख्त निर्देश दिए। साथ ही CSC सेंटर वालों को उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी जो साक्ष्य हैं, जो लीगल साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र बनाए जाएं। अन्यथा उसके अलावा अगर कोई किसी तरह से फर्जीवाड़ा करके कागज लगाए जाते हैं और किसी के प्रमाण पत्र बनाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब इसके बाद आखिरकार क्या कुछ हड़कंप देखने को मिल रहा है CSC सेंटरों में कि आखिरकार अब क्या कुछ अनिवार्य कर दिया गया है उन लोगों के लिए? साथ ही SDM द्वारा सभी CSC सेंटर वालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रेट लिस्ट है वो सब लोग उसमें लगाएं और ताकि सभी लोगों को नजर आए, ताकि कुछ CSC सेंटर द्वारा जो मनमाने तरीके से जो पैसा वसूला जाता था उस पर किसी तरह से रोक लगाई जा सके। ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रही रैंप प्रहार सैन्य ट्रेनिंग चर्चा में है। आपको बताते कि जहां सेना की विशेष यूनिटें इलाके में अलग अलग मोर्चों पर अभ्यास कर रही है, जिसकी वजह से पूरी घाटी में सैन्य हलचल साफ देखने को मिल सकती है। ट्रेनिंग के दौरान सैन्य कमांडर खुद मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर पूरे अभ्यास की बारीकियों से उनको अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग आधुनिक युद्धक तकनीकों और जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे की तैयारी को मजबूत करने के लिए की जा रही है। ये हमारे सल्ट थाना क्षेत्र का मामला, जिसमें तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में BDS को भी वहां पर बुलाया गया है। BDS ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम कर रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांडर की ओर से चल रही रैंप प्रहार सैन्य ट्रेनिंग चर्चा में रही है, जहां सेना की विशेष यूनिटें इलाके में अलग अलग मोर्चों पर अभ्यास कर रही है, जिसकी वजह से पूरी घाटी में सैन्य हलचल साफ देखने को मिल रही है। ट्रेनिंग के दौरान सैन्य कमांडर खुद मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर पूरे अभ्यास की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग आधुनिक युद्धक तकनीकों और जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे की तैयारी को मजबूत करने के लिए की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।